मेथड नंबर अब 5 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। लास्ट 4 मेथड अपन ने पढ़ लिए थे। अब 5वां जो मेथड है वो है एग्जांपल 2 3 दिया था ना फर्स्ट और हाँ 2 तो वो इस मेथड का ऐसा है। तो यहाँ पर 5th नंबर का जो पॉइंट है मशीन हावर रेट मेथड। मशीन घंटा दर विधि। टोपी डाल दे, मशीन घंटा दर विधि। इसके बारे में लिखना, अंडर दिस मेथड the rate of absorption of overheads is determined on the basis of hours a machine has worked. फुल स्टॉप लगा लिखना। मशीन हावर रेट कैन बी कैलकुलेटेड for each machine individually. हिंदी में लिखिए। इस विधि में ऊपरी व्ययों के अवशोषण की दर एक मशीन द्वारा किए गए कार्य घंटों के आधार पर ज्ञात की जाती है। फिर आगे लिखना, मशीन घंटा दर प्रत्येक मशीन के लिए अलग से ज्ञात की जाती है। प्रत्येक मशीन के लिए अलग से ज्ञात की जाती है। अब इसकी जो प्रोसेस है वो लिखो, नेक्स्ट लाइन चेंज करके। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर, लाइन चेंज करके लिखना, फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग मशीन हावर रेट। हिंदी में, मशीन घंटा दर ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। पॉइंट में है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
The overheads are sorted out department wise. Sorted out department wise. Sorted out डिपार्टमेंट वाइज। हिंदी में लिखिए सर्वप्रथम ऊपरी व्ययों को विभागीय आधार पर छांट लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए then the machines of different types working in the department are classified in groups. हिंदी में लिखिए तत्पश्चात उस विभाग में कार्यरत विभिन्न प्रकार की मशीनों का अलग अलग वर्गीकरण कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन the departmental overheads are again redistributed over these machines. इसी में आगे लिखना फुल स्टॉप लगा के redistribution of overheads can be done on the following basis. हिंदी में लिखो इस वर्गीकरण के पश्चात विभागीय ऊपरी व्ययों का इन मशीनों पर पुनः वितरण कर दिया जाएगा। फिर इसी में आगे लिखना ऊपरी व्ययों के पुनः वितरण के लिए निम्नलिखित आधार अपनाए जाते हैं। अब इसके लिए बेसिस है कि किस खर्चे को किस में बांटना है। तो उसमें सबसे पहला जैसे दे रखा रेंट एंड रेट्स, किराया और
द रेट। तो इनको हम बांटेंगे एरिया के अंदर। इसको किस में बांटा जाएगा? एरिया के अंदर बांटा जाएगा। या आपको ऐसे नोट करने हैं। रेंट एंड रेट्स को हम एरिया ऑक्यूपाइड जो होगा मशीन के द्वारा, हर मशीन का अलग अलग अपन निकालेंगे, तो किस मशीन ने कितना एरिया ले रखा है उस एरिया के हिसाब से इसको बांट देंगे अपन। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर। इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर, तो इसको हम लोग बांटेंगे या तो वाट के हिसाब से, किलोवाट जो दे रखा होगा उसमें, या फिर नंबर ऑफ बल्ब वगैरह जो लग रहे होंगे उस पर्टिकुलर मशीन के, कितने बल्ब यूज़ आ रहे हैं तो उसमें अपन बांटेंगे। या तो नंबर ऑफ, ये सब यूज में ले ले जो आप लिख रहे हैं। हाँ, बल्ब या वाट, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन अगर दे रखा हो अपन को मशीन से रिलेटेड, तो डेप्रिसिएशन जो है उसको हम लोग बांटेंगे एक्चुअल डेप्रिसिएशन जो कि प्लांट रजिस्टर में दे रखा होगा अपन को। ये तो अपन एक पर्टिकुलर मशीन का निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन में अपन को पर्टिकुलर प्लांट का एक्चुअल डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, तो उस एक्चुअल डेप्रिसिएशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक्चुअल डेप्रिसिएशन वास्तविक मूल्यह्रास होगा, हर प्लांट का अलग अलग दे रखा होगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिपेयर, मरम्मत। तो रिपेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ऑफ द मशीन, एक्चुअल जो दे रखा होगा किस मशीन पे कितनी रिपेयर का खर्चा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो ये भी एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेसिस पे बांट दिया जाएगा। जो 4 मशीनें, चारों पे अपन को अमाउंट दे रखा है, एक पे 2000, एक पे 3000, तो जैसा होगा वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना अपन को दे रखा होगा इसका। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पावर। पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू मीटर फिक्स्ड इन द डिपार्टमेंट। जो मीटर लगे होंगे उसमें जितनी यूनिट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग। मीटर फिक्स्ड इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में जो मीटर फिक्स कर रखे होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर होते हैं, वो मीटर जो लगे होंगे उसमें बांटेंगे इसको, उसकी यूनिट के बेसिस पर। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को हम लोग बांटेंगे सम इंश्योर्ड इफ अ मशीन कैरीज सम स्पेशल रिस्क देयर शुड बी एक्स्ट्रा चार्जेज ऑन इट्स इंश्योरेंस। ये सम इंश्योर्ड में जाएगा कि किस मशीन का कितना बीमा करा रखा अपन ने। हर मशीन के बीमे की वैल्यू होगी, एक कोई किसी का 50,000 का होगा, किसी का 1 लाख का होगा, तो उस बीमा की अमाउंट के बेसिस पे इसको बांटा जाएगा। सम इंश्योर्ड, सब इंश्योर्ड है, बीमित राशि। और सुपरविजन के एक्सपेंसेस जो होंगे, टाइम डिवोटेड बाय द सुपरविजन। इसका मतलब जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं किस मशीन पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस हिसाब से जितना टाइम देंगे जिस मशीन को, उस हिसाब से उसको बांटा जाएगा। तो ये कुछ बेसिस हैं जिसके आधार पर खर्चों को बांटना अपन को। इसका मतलब ये कि जो सुपरवाइजर्स होंगे कि किस मशीन पे कितना टाइम दे रहे हैं। वैसे एक सुपरवाइजर है, एक मशीन को 2 घंटे दे रहा, किसी को 4 घंटे दे रहा, किसी को 5 घंटे दे रहा, उस हिसाब से। उसके बाद अब पॉइंट नंबर 4 लिखना है अपन को। ये छोटा क्या है सर? अच्छा 1 2 3 फिर 4। देन 4th पॉइंट, हाँ, देन अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मशीन, approximate number of machine hours worked by a machine during a certain period is estimated. हिंदी में लिखो,
इसके पश्चात एक निश्चित अवधि में मशीन द्वारा किए गए अनुमानित कार्य घंटों की गणना करनी चाहिए। अनुमानित कार्य घंटों की गणना करनी चाहिए। अनुमानित कार्य घंटों की गणना करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर डिटरमाइनिंग द मशीन हावर्स, for a certain period, overheads are also collected for the same period, फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखना है। ओवरहेड्स आर डिवाइडेड अंडर टू मेन हेड्स, First, the standing charges, and second, the machine expenses. फिर आगे लिखना, स्टैंडिंग चार्जेज मीन्स those expenses which are affected more by the time and not by the working of the machines. For example, rent, insurance, salary of executive, electricity, etc. फिर मशीन एक्सपेंसेस के बारे में लिखना आगे। मशीन एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस related more with the running of machines, such as depreciation, repair, power consumption in running the machine, etc. पांचवा पॉइंट लिखना आपको, मशीन के
कार्य घंटों को, मशीन के कार्य घंटों को निश्चित अवधि के निर्धारण के पश्चात, निश्चित अवधि के निर्धारण के पश्चात ऊपरी व्ययों का संकलन भी, ऊपरी व्ययों का संकलन भी उसी अवधि के लिए किया जाता है। संकलन भी उसी अवधि के लिए किया जाता है, किया जाता है। फिर आगे लिखना, ऊपरी व्ययों को दो मुख्य, ऊपरी व्ययों को दो मुख्य शीर्षकों में विभाजित कर दिया जाता है। दो मुख्य शीर्षकों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रथम स्थायी व्यय, स्थायी व्यय जिसमें ऐसे व्यय शामिल होते हैं, जिसमें ऐसे व्यय शामिल होते हैं जो मशीन की क्रियाशीलता पर नहीं, मशीन की क्रियाशीलता पर नहीं अपितु समय से अधिक प्रभावित होते हैं, समय से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे समय से अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे किराया, बीमा, अधीक्षकों का वेतन, अधीक्षकों का वेतन, बिजली आदि। फिर द्वितीय मशीन व्यय, द्वितीय मशीन व्यय ऐसे व्यय जिसका अधिक संबंध मशीन के परिचालन से है, अधिक संबंध मशीन के परिचालन से है, परिचालन से है। जैसे मूल्यह्रास, मरम्मत, मशीन के संचालन पर सख्ती आदि। मशीन के संचालन पर सख्ती, पावर, शक्ति आदि। तो ये पूरी प्रोसीजर है इसकी। मशीन हावर रेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीनें लगी होती है वो मशीन कितने घंटे काम कर रही है ना, उस घंटों के आधार पर उसका कितना खर्चा लग रहा है कि 1 घंटा मशीन काम करेगी तो कितना खर्चा आएगा टोटल, तो उस खर्चे को अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो 1 घंटे की इसमें रेट निकाली जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, मशीन घंटा दर विधि, कि 1 घंटे में उस मशीन पे कितना खर्चा लग रहा है। उसमें सारे खर्चों को अपन बांट देंगे, उसमें कुछ रिपेयर का भी खर्चा आएगा, उस मशीन का पर्टिकुलर जहाँ लगा रखी उसका किराया भी होगा जगह का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, है ना, उसके ऊपर रिपेयर भी होगी, उसके ऊपर पावर भी कंज्यूम होगा, बीमा भी होगा, उसके सुपरविजन के लिए कुछ स्टाफ भी लगा होगा। तो इन सभी खर्चों को उसके घंटे के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
तो इसकी पूरी प्रोसीजर हमने देखी थी कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले अपन करेंगे ओवरहेड्स को शॉर्टेड आउट करेंगे डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कितना खर्चा लग रहा है उस डिपार्टमेंट के वाइज अपन क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को बांट देंगे, अलग अलग छांट लेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब हम ओवरहेड्स को अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बांट लेंगे या छांट लेंगे तो उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो हमारा होगा द मशीन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स। हम हर डिपार्टमेंट में कितनी मशीनें हैं, ग्रुप में हो सकती है या इंडिविजुअल होगी, उनको अपन अलग अलग करेंगे। अगर एक जैसी मशीनें हैं तो उसको एक ग्रुप में रखेंगे, और हर मशीन अलग अलग तरह की है तो उसको अलग अलग रखेंगे, अपन सेपरेटली रखेंगे। यानी मशीनों का अपन को क्या बनाना, ग्रुप बनाना है दूसरी स्टेप में। तीसरी स्टेप में हमने इन खर्चों को किस बेसिस पर बांटना वो देखा था। ये अलग अलग खर्चे हैं और इन खर्चों को इस आधार पर बांटा जाएगा। उसके बाद जब खर्चे बांट लिए जाएंगे तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मशीन हावर्स वर्कड, यानी एक मशीन कितने घंटे काम कर रही है। वो ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है कि एक साल में कितने घंटे काम किए, मंथली बेसिस भी हो सकता है और क्वार्टरली बेसिस भी हो सकता है। वो अपन एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होगी वैसे अपन उस पर्टिकुलर मशीन के घंटे कैलकुलेट करेंगे। वो ईयरली भी होगा, मंथली भी हो सकता है या क्वार्टरली भी हो सकता है। ये करने के बाद फिर हम लोग करेंगे मशीन हावर्स उस सर्टेन पीरियड का कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर डिटरमाइनिंग द मशीन हावर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड, ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड इन 2 मेन हेड्स। जो खर्चे होंगे, ऊपरी व्यय होंगे, उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। 2 भाग कौन से हैं? पहले है स्टैंडिंग चार्जेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी व्यय। इसमें वो खर्चे आते हैं जो मशीन से रिलेटेड तो कम होते हैं, जो फिक्स नेचर के होते हैं, एक तरह से लगने ही लगने वो तो उसमें जनरली अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, जैसे रेंट हो गया, ये लगेगा ही लगेगा, तो स्टैंडिंग चार्जेस का पार्ट माना जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस भी इसमें लगेगा। जो स्टाफ लगा हुआ है उस मशीन के लिए सैलरी वगैरह उसको दे रहे हैं अपन, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो आई नॉर्मल है ना, मशीन की जो वो तो उसको तो पावर बोलते हैं अपन, और नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा लाइट वगैरह का, वो भी स्टैंडिंग चार्जेस का पार्ट रहेगा। तो पावर में क्या आता है? पावर के अंदर मशीन चलाने का जो खर्चा आता है वो, जैसे ये अभी बल्ब चल रहा है, हाँ ये जैसे बल्ब चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अगर यहाँ मैं कोई मशीन लगाऊंगा तो मशीन का जो खर्चा आएगा वो पावर का पार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नॉर्मल स्टैंडिंग चार्जेस माना जाए। और दूसरा हेड अपना खर्चों का हो जाएगा मशीन के खर्चे, मशीन व्यय, यानी जो डायरेक्टली मशीन से रिलेटेड होते हैं, यानी मशीन चलेगी तो खर्चा आएगा, नहीं चलेगी तो नहीं आएगा। तो इसमें मुख्य रूप से जो खर्चे हैं वो हमारे डेप्रिसिएशन हो गया एक तो मशीन का, एक मशीन की रिपेयर का खर्चा हो गया, इसके अलावा पावर जो मशीन में कंज्यूम होगा, ये सारे खर्चे मशीन से संबंधित होते हैं। तो अपन जब कॉस्ट शीट बनाएंगे इसमें तो खर्चों को मुख्य रूप से 2 हेड में लिखेंगे अपन। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग के जो भी आएंगे वो लिखेंगे, उसके बाद अपन मशीन एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अब एग्जाम्पल नंबर 4 है।